हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आईडीटी का सीएमए फाइनल का एमसीक्यू। ये एमसीक्यू बुकलेट इंस्टीट्यूट द्वारा ही रिलीज की गई है। अप्रोक्सीमेटली 99 अप्रोक्सीमेटली क्या है 99 एमसीक्यूज ही है इसमें। 99 एमसीक्यू हम लोग करने वाले, जिसमें बहुत सारे एमपीक्यू 1 एंड 2 में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू के साथ। बहुत मजा आएगा आपको इसमें। पूरा 99 एमसीक्यू यही रिमेनिंग 40-45 मिनट्स के अंदर अपने पूरा निपटा देंगे। और इसको एग्जाम के पहले जरूर देख लेना, बिकॉज इसमें से कहीं ना कोई एमसीक्यू आपका जरूर बनेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम एमसीक्यू के साथ सीएमए फाइनल, जिसको हम लोग बिट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ आते हैं हम। गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सप्लाई डज नॉट इंक्लूड। तो ये हमसे पूछ रहा है कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो ये तो हमें ऐसे भी पता है, मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होता, नहीं भी बताता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइटम आउट ऑफ परव्यू ऑफ सप्लाई आर प्रोवाइडेड इन। कौन से आइटम होते हैं जो सप्लाई नहीं होती है, ये कौन से शेड्यूल में बताया गया है दोस्तों? शेड्यूल 3, जो कि शेड्यूल 1 में बताया गया है डीम्ड सप्लाई, शेड्यूल 2 में बताया गया है क्या गुड्स होता है क्या सर्विस होता है, शेड्यूल 3 में बताया गया है कि इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। कभी भी यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट वर्ड यूज मत करना। आर एसोसिएट ऑफ चेन्नई रिसीव सर्टेन कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम ए इंक ऑफ यूएसए। बोथ आर नॉट रिलेटेड पर्सन। द सर्विस इज रिसीव विदाउट कंसिडरेशन। तो इंपोर्ट सर्विस हम लोग कर रहे हैं, कंसिडरेशन नहीं है और रिलेटेड नहीं है। तो अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो सप्लाई नहीं बनेगा। तो कोई भी सप्लाई डीम सप्लाई नहीं बनेगी। नो, सिंस पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रिलेटेड। एक्स ने ट्रांसफर करा सर्टेन एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट। तो बिजनेस एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में, विदाउट एनी कंसिडरेशन। हमने आईटीसी नहीं ले रखा था उस एसेट पे। तो अगर हमने बिजनेस एसेट पे आईटीसी नहीं रखा और हम लोग उसको अगर ट्रांसफर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सप्लाई नहीं बनता। आईटीसी लिया होता तो सप्लाई बनता। तो डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। While repairing the factory shed, few goods were also supplied along with labor service। ये एमपीक्यू 1 में हमने करा था, वहां हमने क्या देखा था? लेबर सर्विसेज सप्लाइड along with तुम्हारा फॉर रिपेयरिंग फैक्ट्री शेड इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। बिकॉज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में हम लेबर सर्विस देते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सर्विस परफॉर्म करते हैं। तो फैक्ट्री शेड वाले केस में ये बन जाता है हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है हमसे। What would be the tax rate applicable in mixed supply? Mixed supply में कौन सा टैक्स रेट लगता है? हाईएस्ट टैक्स रेट लगता है। टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन हाईएस्ट रेट। चलो इसी के बाद में कौन सा कॉम्पोजिट वाला भी कर ले। कॉम्पोजिट सप्लाई पे क्या लगता है दोस्तों? प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है। नेक्स्ट, अ पर्सन परचेजेस अ बंडल ऑफ टूथपेस्ट अलॉन्ग विथ टूथब्रश। Toothpaste under this case is liable to 12% and toothbrush for instance is liable to 18%. एंड इज सोल्ड एज अ सिंगल यूनिट फॉर अ सिंगल प्राइस। तो दोस्तों क्या जनरली अपने को टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मिलता है क्या? ऐसे मार्केट में ऐसा होता है क्या? द आंसर इज नो। दोनों चीजों को अलग अलग परचेज करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड सप्लाई। एंड मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है। एंड हाईएस्ट रेट यहाँ पे कितना, सॉरी ये हो गया हमारा हाँ करेक्ट। हाईएस्ट रेट कितना है यहाँ पे? 18% का। तो कितना लगेगा? 18%। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कुछ होता है। मूवेबल पे कुछ होता है क्या? नहीं। मूवेबल पे जब करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जॉब वर्क। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कीवर्ड ये है। तो आंसर ये हो गया हमारा। इसको ही अपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली बंडल्ड? होटल के साथ रेस्टोरेंट, या होटल के साथ टीचिंग? बिल्कुल भी नहीं। होटल के साथ रिपेयरिंग सर्विस? बिल्कुल भी नहीं। तो होटल के साथ रेस्टोरेंट सर्विस ही होता है। ये कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है। नेक्स्ट हमसे पूछता है थ्रेशोल्ड बता दो कॉम्पोजिशन स्कीम का अदर देन स्पेशल के लिए। तो 1.5 CR। स्पेशल के लिए कितना होता है दोस्तों? 75 lakhs। तो ये अदर देन स्पेशल हमसे पूछा है, तो अदर देन स्पेशल के लिए 1.5 CR। Rate applicable under CGST to registered person being a manufacturer opting to pay tax under composition scheme। composition scheme में मैन्युफैक्चरर के लिए कितना रेट है दोस्तों? 1%, यानी 1.5 + 1.5%। तो हमसे सिर्फ CGST पूछा है, SGST हमसे पूछा नहीं है। तो हम कितना बोलेंगे दोस्तों? 1.5%। यहाँ पे तुम ये वाला मार्क कर दोगे, ये गलत है, ये नहीं मार्क करना, ठीक है। 0.5 मार्क करके आना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट, Mr. Ram, a trader in Delhi, has opted for composition scheme of taxation under GST. Determine the rate of total GST payable। तो अपने कौन है? अपने हैं ट्रेडर। ट्रेडर के लिए कितना होता है दोस्तों? 1%। 0.5 + 0.5% होता है। 0.5C 0.5S। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 CGST 0.5 SGST।
नेक्स्ट, कैन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन क्लेम आईटीसी? बिल्कुल भी नहीं, क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी। ये क्वेश्चन अभी आगे एक और जगह रिपीट होगा, तो ये कैन नॉट क्लेम आईटीसी। What will happen if turnover of registered person opting to pay tax under composition scheme crosses threshold? तो जैसे ये तुम्हारा 1.5 CR या 50 lakhs क्रॉस हो जाएगा, जिस दिन क्रॉस होगा immediately you will cease to become composition, composition cease हो जाएगा, फिर तुमको रेगुलर में आना पड़ेगा। तो he will cease to remain under composition कब से? immediate effect से। scheme with immediate effect, कीवर्ड क्या है? immediate effect। नेक्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं इंक्लूड करते? एग्जेम्प्ट सप्लाई बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द सेम पेन यानी सिस्टर कंसर्न को जो करा बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड नहीं करते? कुछ हमने इनवर्ड परचेज करा है ना, उसको अपने को इंक्लूड नहीं करना। क्या नहीं इंक्लूड करते हैं दोस्तों? कोई भी इनवर्ड परचेज अगर हमने करी है तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम उस पर आरसीएम के तहत टैक्स का भी पेमेंट करने वाले ना, तो भी अपने को उसको इंक्लूड नहीं करना है। ये क्वेश्चन अभी आगे एक और बार आएगा। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम बेसिस, एंड ये सेम क्वेश्चन हमारा एमक्यूपी 2 में भी है। एमक्यूपी 2 हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो एमक्यूपी 2 में ये क्वेश्चन अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे माइक का पहला वीडियो है, तो आपको कैसा लग रहा है, आवाज़ कैसे आ रही है, ज़रा एक बार मेरे को कंफर्म कर देना कमेंट में कि बढ़िया से आ रही है कि नहीं, क्लियरली सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 8 लाख, इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख, टर्नओवर एक्सपोर्टेड 10 लाख, जीटीए को हमने 80,000 का पेमेंट करा, आईटीसी इज नॉट अवेल्ड बाय जीटीए, यानी इसका पेमेंट हमें करना है अंडर आरसीएम। तो ये हमारा इनवर्ड हो गया। इनवर्ड को तो कभी भी नहीं लेते, चाहे आरसीएम में पे करो चाहे फॉरवर्ड चार्ज, इरेलीवेंट फैक्टर है। यानी हमारे लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर बनेगा वो बनेगा 8 + 5 + 10। तो 8 + 5 कितना हो गया? 12, 12 10 कितना हो गया? 22। तो कितना हो गया दोस्तों? नहीं 22 नहीं हुआ, कितना हुआ? 10 5 8 23, 23 lakhs। कैसा है? 10 + 5 + 8 लाख। इसमें हमने क्या नहीं लिया? इसमें हमने 80,000 नहीं लिया जीटीए वाला, बिकॉज वो हमारा इनवर्ड सप्लाई है, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, द पर्सन वॉज ऑपरेटिंग इन नॉर्मल स्कीम, ही वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अब इसको ना एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, एक फॉर्म नंबर फाइल करना पड़ेगा, जिसमें वो बताएगा कि ठीक एक दिन पहले, जिस दिन वो कॉम्पोजिशन में आ रहा है, उसके ठीक एक दिन पहले उसके पास कितना स्टॉक है, कितना सेमी फिनिश गुड्स है, कितना फिनिश गुड्स में इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है। ये वो बताता है फॉर्म आईटीसी 03 में। किसमें बताएगा? फॉर्म आईटीसी 03 में बताएगा। मैंने पहले ही बोला है, सीएमए फाइनल के लिए फॉर्म नंबर्स, फीस एंड जितने भी न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हो गई, फॉर्म नंबर हो गया, फीस हो गया, ड्यू डेट्स हो गया, डेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या रिफंड कितने रुपए तक का मिलेगा, ये सारी जो पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वाले, तो इसका ध्यान रखना। डे 1 से क्लासेस में बताते चल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। नेक्स्ट आते हैं अपने, पर्सन वॉज ऑपरेटिंग अंडर नॉर्मल स्कीम बट नाउ ही वॉन्ट्स टू कन्वर्ट टू कॉम्पोजिशन स्कीम। तो क्या फाइल करेगा? तो ये फाइल करता है जीएसटी सीएमपी 02, जीएसटी सीएमपी 02। अच्छा, हमने हमारी बुक अगर देखोगे ना, तो इसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास शायद बुक नहीं होगा। ये तुमको बहुत हेल्प करेगा, ये स्पेशली सीएमए फाइनल के लिए मैंने बनाया ये सारी चीज़ें। जैसे हमारा हो गया ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ये बहुत हेल्प करेगा। अभी एमसीक्यू भी आएंगे इसके आगे। ले लिया? ये क्या है? ये सारे फॉर्म नंबर है। सिमिलरली हर चैप्टर में हमने फॉर्म नंबर बना के रखा हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच फॉर्म कैन अ पर्सन फाइल फॉर विदड्रॉ? अच्छा, अप्लाई करते सीएमपी 03 में, सॉरी 02 में। विदड्रॉ किस में करेंगे दोस्तों? 4 में, डबल कर देना। तो विदड्रॉ करने के लिए सीएमपी 04 में करेंगे। किस में करेंगे? सीएमपी 04। What document shall a person under composition issue to its customer? तो composition वाला क्या इशू करता है? इनवॉइस इशू करता है क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई। लगा तो एक और चीज रिवाइज करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई और कौन देता है? तो याद रखना, एग्जेम्प्ट सप्लाई जो बंदे करते हैं ना, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, इनवॉइस इशू नहीं करते कभी भी। ठीक है। रिटर्न मस्ट बी फाइल बाय कॉम्पोजिशन डीलर। तो रिटर्न जाता है कॉम्पोजिशन डीलर का जीएसटीआर 4 में। इस बार इसमें अमेंडमेंट है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेना, जीएसटीआर 4 जो होता है उसकी टाइम लिमिट चेंज हो गई है। वो अपने को फाइल करना पड़ता है 30 जून तक ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
तो इससे क्वेश्चन वो बना सकते हैं, एक एमसीक्यू भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट द टैक्स टू बी पेड बाय मिस्टर सी, अ कॉम्पोजिशन डीलर हु सप्लाइड लैपटॉप बीइंग अ ट्रेडर। अच्छा, तो हम ट्रेडर है, ट्रेडर कौन होता है पता है, माल खरीदता है माल बेचता है। तो इसने एक लैपटॉप खरीदा 3 लाख का, जिसमें 12% जीएसटी लगा, प्रॉफिट रखना चाहता है ये 40% का। तो बताओ ये कितना टैक्स का पेमेंट करेगा। तो बड़ा सिंपल है, हमने 3 लाख रुपए का माल खरीदा है, अब हमको तो आईटीसी मिलता नहीं है, एंड याद करो अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा है, जिस चीज की आईटीसी नहीं मिलती है वो कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो 3 लाख इंटू 12% यानी 36,000 भी हमारा कॉस्ट है। ऐड करेंगे 3 लाख को, एंड 3 लाख का जो 40% है हमारा यानी 1,20,000, ये हमारा जीपी है। ये तीनों मिला के ही तो माल बेचेंगे ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, कॉस्ट भी लेना होगा, जीएसटी भी ले लेंगे बिकॉज जीएसटी अपने को मिलना नहीं है क्रेडिट, एंड 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी अपने को लेना है। तो हो गया हमारा 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,20,000, तो हो गया हमारे पास 4,56,000। कितना हो गया दोस्तों, 4,56,000 हो गया हमारा। ओके, अब एक करेक्शन कर लेते हैं इसमें क्या होगा ना, जो हमारा 40% है ना, वो 40% हमें 3 लाख प्लस 36,000 पे लेना है, पूरे पे लेना है। तो 3,36,000 का 40% अगर हम करते हैं तो आता है हमारा 1,34,400। एड ऑन करा 36,000 3 लाख, अब आया हमारा 4,70,400। ये हमारी क्या बनी है दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब अगर हमें इसमें टैक्स निकालना है तो टैक्स हम कैसे निकालेंगे, हम कॉम्पोजिशन है ट्रेडर वाले हैं तो हम 1% टैक्स का पेमेंट करते हैं। कितना पेमेंट करते हैं, 1% टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो 1% करेंगे तो कितना आएगा, 4,704। ओके, शो कॉज नोटिस आता है जीएसटी सीएमपी 05 में 15 मार्च को। कितने दिन के अंदर हमें रिप्लाई सबमिट करना है, तो जीएसटी सीएमपी 5 में शो कॉज नोटिस आता है जिसका रिप्लाई 15 डेज के अंदर जाता है। कितने दिन के अंदर जाता है, 15 डेज। अच्छा, ये 15 डेज के अंदर जो रिप्लाई जाता है वो पता है किस में जाता है, वो जाता है हमारा CMP 06 में। लिख लो, वहां पे काम आएगा CMP 06। जब रिवाइज करो तो फिर ओवरऑल रिवाइज करो ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से रिवाइज थोड़ी ना करना है। सर्विस प्रोवाइडर अदर देन 10 कैन ऑप्ट टू पे जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली व्हेन। तो दोस्तों ये हमसे 10 to A की बात कर रहा है। 10 to A सर्विस वाले होते हैं, कब करते हैं, जब बिलो 50 lakhs होता है तभी कर सकते हैं। तो 50 lakhs एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 50 lakhs और बिलो नहीं, बिलो 50 lakhs। तो यहां पे होगा वेर एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज बिलो 50 लाख। 50 लाख एग्जैक्ट होते ही तुमको सीज हो जाएगा। 50 लाख से कम होना चाहिए, 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी वाले के लिए 75 लाख से कम होना चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। ओके, जनरल एग्जामिशन कौन सा सेक्शन में आता है दोस्तों, 11(1) में आता है, एंड स्पेशल एग्जामिशन कौन से सेक्शन में आता है दोस्तों, 11(2). तो 11(1) में जनरल, 11(2) में स्पेशल। याद रखना 11(1) जो जनरल एग्जामिशन होता है वो ऑफिशियल गैजेटे में आता है, एंड स्पेशल ऑर्डर जो स्पेशल एग्जामिशन होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया जाता है बेनिफिशियरी को। और इसका ऑल्टरनेट आईजीएसटी सेक्शन है 6(1) एंड 6(2). नेक्स्ट आते हैं, सर्विस बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब या कैंप साइट आर नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पस। तो क्या एग्जेम्प्ट होता है क्या, कभी भी पढ़ा है क्या, होटल कैंप साइट वगैरह कुछ भी एग्जेम्प्ट हमने पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है। बहुत पहले हुआ करता था एग्जेम्प्ट, अब नहीं होता, वो हट चुका है। तो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टैरिफ वैल्यू फॉर अ यूनिट ऑफ एकोमोडेशन ऑलवेज इट इज टैक्सेबल। नॉट एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल, तो हमेशा टैक्सेबल होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बिजनेस एग्जीबिशन नहीं, बिजनेस एग्जीबिशन इन इंडिया नहीं, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया बिल्कुल। एक कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ये आधा सच है। अब ये एमसीक्यू ना उन्होंने ठीक से ड्राफ्ट नहीं करा, इधर पे एक्चुअली लग रहा है हमारा एंट्री नंबर 52। क्या लग रहा है दोस्तों, एंट्री नंबर 52। वो बोलता है सर्विस बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया इज नॉट एग्जेम्प्ट। सर्विस ऑफ, लिख लो वहां पे, ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट। बिजनेस एग्जीबिशन एग्जेम्प्ट नहीं, बट जो सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है वो एग्जेम्प्ट है।
तो इन्होंने ठीक से क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं करा, बट समझ गया मैं वो क्या पूछना चाह रहे। अभी नीचे और भी एम्बिग्विटी है काफी सारे में। एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड एट डैश स्टेज इवन इफ नॉट क्लेम्ड एट दिस स्टेज। तो पहले क्या होता है, पहले होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन। तो अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज में हमने क्लेम नहीं करा तो एडजुडिकेशन स्टेज में हम क्लेम कर सकते हैं। अगर तुमको इसका आंसर नहीं भी आता ना, फिर भी तुम कर लेते कॉमन सेंस से। पहले एडजुडिकेशन होता है या इन्वेस्टिगेशन, तो पहले इन्वेस्टिगेशन होता है ना दोस्तों, बाद में एडजुडिकेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेज इज इन्वेस्टिगेशन। तो इफ नॉट क्लेम्ड एट इन्वेस्टिगेशन देन इट कैन बी क्लेम्ड एट एडजुडिकेशन। फिर आते हैं पीएसएलसी, ये QP1 में था ये वाला MCQ। पीएसएलसी में क्या लगता है, RCM लगता है, एग्जाम्प्ट नहीं होता है, RCM लगता है। नेक्स्ट आते हैं मिस्टर ए हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी सप्लाई गुड्स वर्थ ₹24,300 टू मिस्टर बी एंड इशू इनवॉइस 25/9 फॉर इतना रुपया का एंड मिस्टर बी पेज 25,000 ऑन 1 October against such supply of goods. The excess 700 is adjusted in the next invoice which is issued on 1 January. अब यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रहा है दोस्तों। पहली बात तो यहाँ पे एक डेट गलत है, अभी दिखाऊंगा कौन सा। ये हमसे बात करता है कॉम्पोजिशन वाले ने इशू करा है। देखो ध्यान से देखो, ये TOS का क्वेश्चन। अब कॉम्पोजिशन और रेगुलर फर्क नहीं पता, TOS कॉन्सेप्ट सेम फॉर एवरीबॉडी। यहां पे बोलता है कि 24,300 का बिल हुआ था, 25,000 रुपया पे कर दिया सामने वाले कस्टमर ने, तो 700 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है उसका क्या करना है। तो याद है दो ऑप्शन हुआ करते थे, जब भी आपको एक्स्ट्रा रुपया मिलता है तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उस रुपए जिस दिन मिला उस दिन उसका TOS ले लो, और या तो नेक्स्ट इनवॉइस में उसका TOS एडजस्ट कर देना। तो हमें ये मिला किस दिन, ये हमें मिला है 1 अक्टूबर को। तो या तो 1 अक्टूबर को तुम इसका TOS ले लो 700 रुपए का, या फिर जो 700 रुपए उसका TOS तुम ले लो 5 जनवरी को, एंड 24,300 तो उसी दिन ले लो, 25/9 को ही ले लो, बिकॉज उसी दिन इनवॉइस इशू कर दिया था हमने। इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 25/9 इज अर्लियर, तो 25/9 ले लेंगे। तो दो ऑप्शन क्या है मेरे पास, पहली बात तो इंटायर 25,000 यानी 24,300 प्लस 700 रुपए का जिस दिन पेमेंट मिल रहा है उसी दिन तुम उसको कंसिडरेशन में जिस दिन पेमेंट मिला, जिस दिन इनवॉइस इशू करा उस दिन कंसिडरेशन में ले लो, एंड जिस 700 रुपए का जिस दिन पेमेंट करा उस दिन कंसिडरेशन में ले लो। यानी 24,300 को 25/9 को ले लो। ये 25/9 कैसे आया, इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जो एक्स्ट्रा 700 रुपए हमें मिला ये जिस दिन मिला 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को तुम इसका कंसिडरेशन में ले लेना। या ऑल्टरनेटिवली 24,300 तुम ले लो 25/9 को, एंड 700 रुपया जो हमें मिला है वो हम ले लेंगे 5 अक्टूबर। अब ये गलती से 5 अक्टूबर हो गया है दोस्तों, इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा 501। क्या करना पड़ेगा, 501, या देखो 5 जनवरी दिया हुआ है, 5 अक्टूबर लिख दिया। आप दोनों में से कोई एक डेट राइट है तो इसको अपने करेक्ट कर लेते। तो क्या ऑप्शन निकला दोस्तों हमारे पास, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 24,300 का हम ले लिया 25/9, एंड जो 700 रुपए हमें मिले जिस दिन मिले उस दिन हमने ले लिया 1 अक्टूबर को। ऑल्टरनेटिवली 24,300 25/9 होगा, इसके लिए तो सेम है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, कोई चेंजेस नहीं है। और जो 700 रुपया है उसका हमने ले लिया जब हमने इनवॉइस इशू करा था 1 जनवरी को, वो वाला थे। तो अकॉर्डिंगली बी और सी विल बी आवर आंसर। तो आंसर क्या होगा, बी और सी ऑप्शन होता है। आ जाओ भैया नेक्स्ट। ABC लिमिटेड एट परचेज फॉर इट्स कस्टमर 50 वाउचर। तो ABC ने परचेज करा वाउचर को वर्थ 500 ईच फ्रॉम राम प्राइवेट लिमिटेड, अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वाउचर इशू करा राम ने 20 सितंबर को, एंड ये वाउचर को इन कैश किया गया 1 अक्टूबर को। तो दोस्तों इनवॉइस वाउचर इशू कब हुआ, 20 सितंबर को। अब याद रखना वाउचर वाले में हमने क्या पढ़ा है, अगर हमें पता है किस चीज में रिडीम होने वाला है तो जिस दिन इशू किया था वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और अगर नहीं पता है तो जिस दिन रिडीम होगा वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हमसे पूछा है, एंड ये 50 वाउचर किसने इशू करा, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो खरीदेगा तो भैया जूता इस वाउचर से। तो जिस दिन इशू करा उसी दिन मेरे को पता है कि ये जूता खरीदने के लिए यूज करा जाएगा। किस दिन इशू करा हमने, 20 सितंबर को इशू करा हमने। 20 सितंबर को हमने इशू करा, सो द आंसर विल बी 20 सितंबर। देखा कितना आसान है, देखते देखते हम लोग 32 क्वेश्चन के करीब भी पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं।
Determine the amount of GST in case of supply of service of 10 lakhs on 4th September. An invoice has also been issued on the same date. The date of payment is 30th August. GST rate has been increased from 5% to 12%. अच्छा, GST रेट यहाँ पे चेंज हो गया, 5% से 12% हो गया, यानी हम कौन सा सेक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे? सेक्शन नंबर 14। सर आपने बोला था ना टीयूएस में तो बस 12 एंड 13 लगता है, 12 एंड 13 लगता है, बट यहां पे हम अप्लाई करेंगे सेक्शन नंबर 14 बिकॉज चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। अब ये सेम क्वेश्चन MQP 2 में भी है, तो यहां समझा दे रहा हूं, वहां पे स्ट्रेट अवे बस सॉल्व कर लेंगे अपने, बार बार एक ही चीज को दो बार करने की जरूरत नहीं है हमारे को। हम आते हैं यहां नीचे, एक थोड़ा सा ब्लैंक पेज ऐड करते, तो देखो क्या क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबसे पहले सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन 4th सितंबर, तो एक टाइमलाइन बनाना, ऑलवेज रिमेंबर। डेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेट कब हुआ? 5 सितंबर को, 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को चेंज इन रेट हुआ 5% से 12%, 5% से 12% हुआ। सप्लाई हमने करी है 4th सितंबर, तो 4th सितंबर को हमने करा सप्लाई। इनवॉइस हैज ऑल्सो बीन इशूड ऑन सेम डेट, तो इनवॉइस का डेट भी सेम है 4th सितंबर। नेक्स्ट है हमारे पास जो पेमेंट का डेट है वो 30th अगस्त है, तो पेमेंट का डेट हो गया हमारे पास 30th अगस्त। अब ध्यान से देखो, सेक्शन 14 में मैंने तुम्हें क्या सिखाया? सेक्शन 14 में मैंने तुम्हें सबसे पहली चीज ये सिखाई है कि पहली बात तो तुम चेक करो क्या अलग हुए, क्या बेवफा हो गया क्या कोई? तो यहाँ पे देखो बेवफाई हो गई, पेमेंट अलग हो गया, सप्लाई एंड इनवॉइस इस तरफ आ गया। अब इस सिनेरियो में जैसे ही अलग हुए सेक्शन 14 की एप्लीकेबिलिटी आएगी। सेक्शन 14 क्या बोलता है? क्या सप्लाई आफ्टर सीआरटी है? क्या सप्लाई आफ्टर सीआरटी है? क्या यस। तो हमें क्या लेना है? इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज लेटर। क्या लेना होता है? इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज लेटर। तो इनवॉइस का दिन है ये, पेमेंट का दिन है 30th अगस्त, विच एवर इज लेटर। तो हमारा दोस्तों टीओएस आ जाएगा 4th सितंबर को। अब 4th सितंबर को हमारा टीओएस आया है एंड 4th सितंबर को कितना रेट है? 12%, यानी हमारे लिए टैक्स कितने पे लगेगा? 12% पे लगेगा। तो 12% अगर हम लगाते हैं 10 लाख पे तो कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। क्या 12% हुआ? 1,20,000। तो हमारे लिए आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,20,000। अभी डिट्टो सेम क्वेश्चन MQP 2 में भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैक्स रेट डिक्रीज हुआ है 28 से 18% 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को रेट डिक्रीज हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग वगैरह वगैरह इज एप्लीकेबल? टीओएस अपने को निकालना है। गुड्स रिमूव किस दिन करे फैक्ट्री से? 31 अगस्त को। डिलीवर कब करा बायर को? 2 फरवरी को। इनवॉइस इज इशूड ऑन 31 अगस्त एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 4 नवंबर। तो सेम काम करते हैं, सबसे पहले हम टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं बिकॉज विदाउट टाइमलाइन तो केसेस होंगे नहीं। 1 सितंबर का केस है, 28 से 18% हो गया। अगर टीओएस का सीआरटी वाला बिना टाइमलाइन के कर रहे हो तो भैया तुम कर रहे हो गलती, और गलती मत करो। अब हम आते हैं इधर, 31 अगस्त को रिमूव करा, पेमेंट आया हमारा 4th को, तो 4/9 को हुआ हमारा पेमेंट। सप्लाई हो गया हमारा 31 अगस्त को ही, तो 31 अगस्त को हुआ हमारा सप्लाई। एंड इनवॉइस हुआ 31 अगस्त को ही, इनवॉइस भी हो गया, इनवॉइस भी 31 अगस्त को। तो पहली बात देखते हैं क्या अलग हो गया क्या बेचारे? तो अलग हो गया, सप्लाई अलग हो गया, इनवॉइस हो गया, पेमेंट सप्लाई एंड इनवॉइस एक तरफ आ गया, पेमेंट बेचारा अलग हो गया। तो ये अलग हो गया, अलग हो गया तो सेक्शन 14 की एप्लीकेबिलिटी आएगी। सेक्शन 14 क्या बोलता है? क्या सप्लाई बिफोर है क्या? तो सीआरटी के पहले सप्लाई कर दी क्या? हाँ, सीआरटी के पहले ही सप्लाई कर दी। तो अगर सीआरटी के पहले सप्लाई करते हो तो हमें लेना होता है इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या लेना होता है? इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या है यहाँ पे? इनवॉइस वाला दिन। तो इनवॉइस वाला दिन अगर अर्लियर है तो हमें कितना लेना होगा? 28%। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? 28%। तो 28% एज द डेट ऑफ इनवॉइस एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री हैज हैपेंड बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट। इस तरह करके आंसर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मनी ट्रांसफर्ड सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन एंटिटी बाय इंडियन सप्लायर ऑफ अ सर्विस
इज अ इंटरमीडियरी सर्विस एंड सब्जेक्ट टू, तो मनी ट्रांसफर की सर्विस हमने फॉरेन एंटिटी को दी है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इंपोर्ट सर्विस हो गया। एंड यहाँ पे क्या लगता है, सॉरी एक्सपोर्ट सर्विस हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, IGST, याद रखना इसमें हमेशा क्या लगता है, IGST। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है, इसको तुम एम्बिग्यूटी में भी ले सकते हो, बट अपने इसको फिर भी करते हैं। आर शिपिंग कंपनी लोकेटेड इन चेन्नई चार्जेस ओशियन फ्रेट चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू USA फॉर अ कस्टमर लोकेटेड इन हैदराबाद। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी, तो यहाँ पे पहली बात अपने क्या चीज के लिए चार्ज करने वाले, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है। प्लेस ऑफ सप्लाई में कस्टमर का लोकेशन हैदराबाद, हमारा लोकेशन चेन्नई, यानी हम क्या लगाने वाले हैं, सेक्शन नंबर 12, बिकॉज दोनों इंडिया में 12 लगाया। 12 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हमने क्या देखा था, 12(8). क्या बोलता है, जहां पे गुड्स को हैंड ओवर किया वो वाली जगह, और अगर रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड है कि नहीं ये नहीं बताया, हैंड ओवर कहां करा ये नहीं बताया, तो अभी के लिए हम यही अज्यूम करेंगे इसमें कि वो रजिस्टर्ड है, तो अपने को लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर कस्टमर लोकेटेड हैदराबाद में, तो या तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हैदराबाद में, या ऑल्टरनेटिवली अगर उसने हैंड ओवर भी करा होगा गुड्स को तो हैदराबाद में करा होगा। हैदराबाद रहता है तो हैदराबाद में ही हैंड ओवर करेगा ना, चेन्नई में थोड़ी करेगा जाके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तुम इसको एम्बिग्यूटी के लिए भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज इसमें सब कुछ क्लियरली नहीं मेंशन्ड है। नेक्स्ट, एजेंसी फीस पेड टू फॉरेन बैंक फॉर अरेंजिंग फाइनेंस, तो हमने फॉरेन बैंक को एजेंसी फीस का पेमेंट करा फॉर अरेंजिंग द फाइनेंस, यानी फॉरेन बैंक ने मेरे को सर्विस दी, फॉरेन बैंक ने मेरे को सर्विस दी, मतलब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, मेरे को दी ना, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। जब भी वैसे डांस कर लेने का, डांस करने से क्लैरिटी मिलता है। नेक्स्ट, मिस्टर राम ने सेकेंड हैंड कार डीलर है, सेकेंड हैंड कार को इसने परचेज करा है 2.5 लाख में, एंड उसी कार को बेचा है 3 लाख में। देखो ये भी सेम MPQ2 का क्वेश्चन है, MQP2 या MQP2 क्यों बोलते हैं, सिंपल से मॉक टेस्ट पेपर MTP क्यों नहीं बोलते, मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या होता है मेरे को भी नहीं पता, अजीब अजीब नाम रखते हैं। रूल 32(5), यहाँ हम क्या लगाएंगे, रूल 32(5). रूल 32(5) क्या बोलता है, मार्जिन पे GST लगता है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मार्जिन, यानी सेल्स माइनस परचेज, और अगर नेगेटिव हुआ तो इग्नोर कर देना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। सेलिंग प्राइजेस 3 लाख, परचेज प्राइजेस 2.5 लाख, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बनेगा, 50,000 एज पर रूल 32(5). नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये भी एक थोड़ा ट्रिकी और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है यार, इसको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं समझेगा, इसका आंसर कभी भी आने वाला नहीं है। इसका आंसर वो लोग ने क्या निकाला, उसका आंसर उन्होंने निकाला है 1,40,000, जो कि मेरे को लग रहा है रूल नंबर 27 यूज़ करके ये लेके आए हैं, बट यहाँ पे रूल नंबर 32(2) लगेगा। पता नहीं रूल नंबर 27 क्यों लगा दिया, नहीं लगाने की नीड थी, बट इन्होंने लगाया। इसमें क्या लिखा है, थॉमस कुक एक फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड है जो कि रजिस्टर्ड है GST में, परचेज करा $2,000 30 रुपया करके, बट एक्चुअल एक्सचेंज है 70 रुपया करके। RBI का रेट अवेलेबल नहीं है, तो जनरली हम क्या करते, 2000 × 70 करते और इसका 1% ले लेते, बट इन्होंने क्या करा, 2000 × 70 को ही कंसिडरेशन में ले लिया, 1,40,000। आई डोंट नो वाई, सो इसमें कंफ्यूजन है, तुम इसको छोड़ सकते हो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। What will be the value of supply if X and company supply Sony television set 85,000 along with exchange of old TV? अच्छा, तो यहाँ पे क्या प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन है, द आंसर इज नो। प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, रूल 27। रूल 27 का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ टीवी, जो बेचा है उसका ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। तो इस सोनी टीवी का जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी दोस्तों, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए हमारा बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सेस, यानी वैल्यू प्लस टैक्सेस, किसको पे करना है, सप्लायर। कौन पे करता है, रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट को 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए। तो कितने दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देंगे। ये कौन बताता है, ये बताता है सेक्शन नंबर 16, रेड विथ रूल नंबर 37। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं रूल 42। रूल 42 दोस्तों किसके लिए, तो रूल 42 दोस्तों होता है हमारा ITC, रूल 42 एंड 43, अगर आपको याद होगा तो रूल 42 बोलता है वेर एग्रीगेट ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड
finally in respect of ineligible credit exceed the aggregate amount determined under rule 42, such excess amount shall be added to output tax liability of registered person. ये सिंपली बात करता है जो अपने बाइफर्केशन करते हैं ना, इस बाइफर्केशन की बात कर रहे हैं D1 D2 की, जो D1 D2 में हम लोग ऐड कर देते हैं वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। सर नहीं याद आ रहा है, देखो चार्ट देखोगे तो याद आ जाएगा। टिंग 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 टिंग, जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, तुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू। तो ये D1 हो गया, D2 हो गया, जो इनएलिजिबल ITC है जिसको हम लोग रिवर्स करते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करते हैं, ये अपने को कब तक करना है, ये इसके विषय में हमसे पूछ रहा है। तो ये अपने को 30 सितंबर तक करना पड़ता है फ्रॉम द एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, सितंबर 30 तक ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच क्रेडिट रिलेट। और अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, अगर नहीं कर पाओगे तुम सितंबर तक, तो उस सिनेरियो में जो एक्सेस अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट, एंड इंटरेस्ट सेक्शन 50 में लगता है। सेक्शन 50 का इंटरेस्ट आपको पता है ना कितना है दोस्तों, 18% पर एनम। ओके, अब आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी। बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलता है कि तुम ये सब चक्कर में मत पड़ो, 42 43 बहुत दिमाग का खराब हो जाएगा तुम्हारा। एक काम करो, हम तुमको बताते हैं सेक्शन 17(4). क्या बताते हैं, सेक्शन 17(4), रेड विथ रूल नंबर 38। रेड विथ रूल नंबर 38 सिंपली बोलता है एक काम करो, एलिजिबल क्रेडिट या 50% ले लो। कितना ले लो, 50% ले लो या एलिजिबल क्रेडिट ले लो, जो भी तुमको सुविधा लगे, दोनों में से एक ले लो। एंड एक बार जो सेलेक्ट कर लिया बस वही मिलेगा तुमको, या तो 42 वगैरह फॉलो करो, और या तो स्ट्रेट अवे 50% ऑफ द क्रेडिट ले लो, अलाउएबल वाला, सिर्फ एलिजिबल का 50% याद रखना, यानी 17(5) को कंसिडर नहीं करना। ऐसा एक क्वेश्चन CA फाइनल में आ चुका है, तुम लोग मत फंस जाना। An SSC obtain new registration, voluntary registration, change of scheme from composition to regular, and from exempted goods services to taxable. It can avail credit lying in stock. What is the time limit of taking the credit? आपको याद है ना, ये हमने सेक्शन नंबर 18 में पढ़ा था। वहां पे कितने दिन के अंदर अपने को लेना होता है, 1 साल के अंदर फ्रॉम द इनवॉइस। तो जितना भी 1 साल पुराना हमारे पास इनवॉइस है, अपना स्टॉक पड़ा हुआ है, सेमी फिनिश गुड्स पड़ा है, फिनिश गुड्स पड़ा है, तो उसका 1 साल पुराने जितना वाला अपने ले सकते हैं, ठीक 1 दिन पहले वाला। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग ITC। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सेक्शन नंबर 16(4) की तरफ। सेक्शन नंबर 16(4) क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 16(4) बोलता है लास्ट डेट कितना होता है, लास्ट डेट होता है एनुअल रिटर्न वाला दिन या 30th नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या होगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न या 30th नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। एंड द सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर क्रेडिट नोट एज वेल। सेम डेट होता है क्रेडिट नोट के लिए भी। In case of supply of plant and machinery on which ITC has been taken, tax is to be paid on। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 18 की। सेक्शन नंबर 18 में बोलता है कि अगर कोई तुमने एसेट ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया है, एंड उस प्लांट एंड मशीनरी पे तुमने ITC ले लिया है, तुम फ्यूचर में जब उसको बेचोगे तो या तो जितने रुपए में बेचोगे जो उसमें GST लग रहा है वो, या जितना ITC तुमने ले लिया रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर करके, ये दोनों में जो भी हायर है दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ, that will be the taxes that you need to pay। तो क्या, अमाउंट इक्वल टू ITC लेस 5% फॉर एवरी क्वार्टर, या टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू हायर ऑफ द अबव। एंड सेटेड सेम क्वेश्चन 49 में दे रखा है, 48 भी करते हैं, पहले 49 देख लेते हैं। एंड ये एम्बिगुअस है, यहाँ पे लिख लेना भाई एम्बिगुअस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसको बना के इन्होंने रखा है। ABC प्राइवेट लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 15 जुलाई 2023। अभी ये 24 तक का क्वेश्चन है। 10 लाख रुपए का IGSS ने पे करा 18%। He has availed ITC and utilized the capital goods। तो कैपिटल गुड्स पे इसने ITC ले रखा है। He sold the machinery as second hand goods for 7,50,000। तो फर्स्ट क्या होगा, तुमने 7,50,000 में बेचा है, 18% करके अपने ले लेंगे। कितना बेचा, 7,50,000 में बेचा है, 18% करके ले लेंगे। तो एक टैक्स तो तुम दोगे 1,35,000। और सेकेंडली तुमने कितना ITC लिया, तो हमने 10 लाख पे 18% की ITC ली। इसको रिड्यूस करेंगे 5% पर क्वार्टर करके। क्वार्टर मतलब कैलेंडर क्वार्टर लेना।
कब खरीदा? जुलाई 23। बेचा कब? अक्टूबर 24। अच्छा, जुलाई 23 में लिया मतलब ये बात कर रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। जुलाई में लिया तो अप्रैल मई जून नहीं लेना, जून जुलाई अगस्त पहला क्वार्टर, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी फिर हो गया हमारा, देखो जून अप्रैल मई जून नहीं लेना, जुलाई में खरीदा है तो जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक, फिर मार्च जनवरी से मार्च तीन, तो 3 क्वार्टर हो गए हमारे यहाँ पे। फिर 24-25 में हमने कब इसको सेल करा? हमने इसको सेल करा अक्टूबर में, तो कितने क्वार्टर आएंगे? एक अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, एंड फिर अक्टूबर वाला क्वार्टर। तो यहाँ पे हमें 3 क्वार्टर मिल गए, तो टोटल हो गया 6 क्वार्टर। तो 6 क्वार्टर करके अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों? 6 × 5 होता है 30%। तो 10 लाख का 18% का 30% से रिडक्शन मारेंगे तो कितना आएगा? 1,26,000। हमें क्या लेना होता है? विच एवर इज हायर। क्या लेना है? विच एवर इज हायर। अभी ऊपर देखा तो कायदे से आंसर कितना होना चाहिए? 1,35,000। अब इन्होंने क्या करा ऑप्शन में ना भैया, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा देख के। अगर तुम ऑप्शन 1,35,000 सेलेक्ट करोगे, वेरी गुड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे हायर ए और बी दे दिया, यहाँ पे 1,26,000 दे दिया, यहाँ पे लोअर दे दिया। क्या देना चाह रहे भाई? ऑप्शन कम से कम ढंग से तो दे दे भाई, तभी तो अपने को समझ में आएगा। तो ये कैसे भी देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो 1,35,000 ही होना चाहिए। नीचे आंसर गलत दे रखा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। चलो जी, डन। अब आते नेक्स्ट। मिस्टर सी अ प्रैक्टिसिंग CMA है, उन्होंने 3 लैपटॉप खरीदा है, ईच हैविंग टैक्स एलिमेंट 125। यहाँ गलती कर दोगे, हर एक का जो ITC है वो 1,25,000 है। 2 लैपटॉप यूटिलाइज फॉर ऑफिस, 1 लैपटॉप सिस्टर को गिफ्ट कर दिया, तो नॉन बिजनेस के लिए यूज करा, तो एक लैपटॉप जो नॉन बिजनेस के लिए यूज करा उसका ITC तुम्हें नहीं मिलेगा एज पर 17.5। तो 17.5 में ब्लॉक क्रेडिट है 125 का, तो आंसर कितना होगा? 125। गलती क्या कर दोगे पता है? 125 डिवाइड बाई 3 मार दोगे। 125 डिवाइड बाई 3 नहीं करना, बिकॉज ईच का 1,25,000 है। कीवर्ड क्या है? ईच। तो यहाँ खत्म होता है अपना 49। आधा MCQ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं 50 नंबर की तरफ। अगर यहाँ तक बने हुए हो दोस्तों तो यार चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो। क्या कर रहे हो दोस्तों? यहाँ तक बने हुए हो तो ये सारी चीजें करो। अब हम चलते 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब हम जब 50 नंबर की तरफ आते हैं तो 50 नंबर में जो पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है दोस्तों। मिस्टर अजय परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर चेता कॉम्पोजिशन डीलर वर्थ इतना, सिंस चेतना वॉज अ ट्रेडर सो ही वॉज सपोज टू पे ओनली 1% ऑफ टर्नओवर। क्या मिस्टर अजय को मिलेगा क्या क्रेडिट? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज मिस्टर अजय हैज नॉट पेड द GST ऑन परचेज, एंड इफ यू हैव नॉट पेड द GST ऑन परचेज हाउ कैन यू क्लेम द क्रेडिट? गलत बात है ना। तो क्रेडिट भैया तुमको नहीं मिलेगा, अजय को क्रेडिट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अजय को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड यही सेम क्वेश्चन MQP 2 का भी है। मार्क करवाते चल रहा हूं। व्हाट इज द रेट ऑफ TDS? तो रेट ऑफ TDS इज 1%। ड्यू डेट ऑफ TDS 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ विद इन 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। नेक्स्ट मंथ के 10th तक जमा करना पड़ता है। ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ TDS सर्टिफिकेट अब रियल लाइफ में नहीं होता है, पता नहीं सिलेबस में क्यों दे रखा, बट दे रखा है तो बता देता हूँ। TDS सर्टिफिकेट तुम्हें 5 दिन के अंदर इशू करना होता है, 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS। CA फाइनल से तो हटा दिया, CMA फाइनल का अभी नहीं हटाया है, तो अपने लर्न कर लेते हैं, 5 दिन है, क्या ही फर्क पड़ता है। अब सेक्शन नंबर 51 यानी TDS। तो TDS अगर अपने काटे हैं तो रिटर्न जो अपने को फर्निश करना है वो 10 दिन के अंदर करना होता है, बट कौन सा रिटर्न फर्निश करना होता है ये हमसे पूछा है, तो GSTR 7। अच्छा लगे तो TCS का भी कर लेते। TCS का रिटर्न कौन सा होता है दोस्तों? GSTR 8, एंड वो भी 10 डेज के अंदर ही जाता है। When should the e-commerce operator remit the amount of TCS to government and file necessary return? तो 10th अभी जस्ट रिवाइज करा, तो इसका आंसर होगा विद इन 10th day आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच अमाउंट वाज सो कलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर GST। तो कब रजिस्ट्रेशन लेना? जब भी तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड लिमिट। When he is required to collect tax under 52 and his aggregate turnover exceed threshold। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, MQP 1 में ये सेम क्वेश्चन है, वहां उन्होंने रॉन्ग आंसर दे रखा, वहां पे उन्होंने कंपलसरी बोला है, बट कंपलसरी नहीं होगा। क्या होगा? जब भी थ्रेशोल्ड एक्सीड करेगा तब लेना है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने करेक्ट कर रहा है, तो MQP 1 में गलत बोला हुआ है। चलो इधर आते हैं। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल
कब से शुरू होता है? जब तुम बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी को कंप्लीटली फिल कर देते हो। पार्ट बी में क्या होता है? पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का डिटेल जाता है। जब दोनों पार्ट को कंप्लीटली फिल कर दोगे तभी हो पाएगा। ओके। ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ अ पर्सन पे टैक्स अंडर रेगुलर scheme will be blocked if he has not furnished the return for consecutive period of 2 tax period। नालायक आदमी, वो नालायक आदमी जिसने 2 टैक्स पीरियड तक रिटर्न नहीं लगाया, उसका ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो 200 किलोमीटर्स और पार्ट, 200 किलोमीटर्स और पार्ट तक अपने एक दिन की वैलिडिटी होती है। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और या तो आप सेस को सप्लाई कर रहे हो। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान से देखो कीवर्ड टू सेस डेवलपर और सेस यूनिट, यानी बोथ ए एंड बी विल बी योर आंसर। यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं सेलेक्ट करा? बाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाई सेस, तो बाई सेस नहीं है, टू होता है। ये देखो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, गलती ना हो जाए एग्जाम में। अब आते हैं 61 नंबर की तरफ। तो 61 नंबर टॉक्स अबाउट रिफंड। अब रिफंड अपने को कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है? 2 ईयर्स के अंदर फ्रॉम द रेलिवेंट ड्यू डेट, 2 साल के अंदर फाइल करेंगे। रिफंड अपने को कब नहीं मिलेगा? 1000 रुपया से कम है, 1000 रुपया से कम है तो नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट 1000 है, मिल जाएगा। 1000 से ज्यादा है, मिल जाएगा। 1000 से कम है तो नहीं मिलेगा। एंड ये सेम क्वेश्चन MQP 2 में भी आया हुआ। नेक्स्ट, एट व्हाट परसेंटेज वुड प्रोविजनल रिफंड बी ग्रांटेड? तो याद है प्रोविजनल रिफंड कितने परसेंटेज पे ग्रांट होता है? 90% तक का ग्रांट होता है। 10% भी मिलता है बाद में, जब सारा पेपर वर्क खत्म हो जाता है उसके बाद। अच्छा, लेट फीस वगैरह बहुत ज्यादा आप लोगों में पूछते। लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न ऑफ टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़। 5 करोड़ तक अगर एग्रीगेट टर्नओवर है तो कितना लेट फीस होगा? 50 रुपया पर डे प्लस 0.04% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, तो 50 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.04 ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रिलेटेड एक MCQ एक बार उन्होंने न्यूमेरिकल्स में बना के दे भी रखा है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 2 करोड़ शैल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड एंड फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म 9C। एंड इसमें अमेंडमेंट है, करेक्शन करना दोस्तों, इसमें यहाँ पे 2 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 5 करोड़ होना चाहिए। 5 करोड़ एक्सीड जिसका करता है उसी को फॉर्म 9C जमा देना पड़ता है। एंड एक और पॉइंट वहाँ पे लिख लो, हमारे बुक में है खैर, फिर भी यहाँ लिख लो, ISD हो गया, CTP हो गया, NRTP हो गया, एंड तुम्हारा 51 एंड 52 वाले हो गए। इन लोगों को 9C नहीं देना होता है, इन लोगों को 9C सबमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कौन होता है? चीफ कमिश्नर होता है। चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स जो होता है वो होता है, एंड कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, ये दोनों बन सकते हैं एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड कमिश्नर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ये लोग बन सकते हैं। नेक्स्ट, अपील बिफोर AAR कैन बी फाइल। तो एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास अगर जाना है तो 30 डेज के अंदर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एज पर सेक्शन नंबर 69(2) वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड ऑफेंस वगैरह। तो मैजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटे के अंदर पेश किया जाता है इसको? तो मैजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करना है तो तुम्हें 24 आवर्स के अंदर पेश करना पड़ेगा। जिस दिन अरेस्ट करोगे वहां से 24 आवर्स के अंदर। ये सेम क्वेश्चन MQP 2 में भी है। ओके, एक साथ मार्क करवा दे रहा हो तो तुमको ईजी हो जाएगा। What action should be taken by SSC to satisfy entry profiteering provision? तो एंट्री प्रॉफिटरिंग प्रोविजन को अगर सेटिस्फाई करना है तो पहली बात तो रिड्यूस कर दो रेट ऑफ टैक्स या पास कर दो बेनिफिट ऑफ ITC। तो रिड्यूस कर दो रेट ऑफ टैक्स ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ सच SSC हैज गॉट द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस रेट, या पास कर दो बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ ITC। ये सेम क्वेश्चन MQP 2 में भी है। गया तो हो गया खत्म, आधा MPQ 2 तो मुझे लग रहा है यहीं पे हो गया। नेक्स्ट, 1 लाख MT मेट्रिक टन ऑफ गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर 10 लाख बट गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड आर 95,000 मेट्रिक टन। तो कितने पे वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा? तो वैल्यू ऑफ गुड्स हमारा 95 मेट्रिक टन पे ही आएगा। तो 1 लाख का 10 लाख रुपया हो कीमत है, तो 95 के लिए कितना कीमत होगा? 9,50,000। यूनिटरी मेथड, सिंपल। नेक्स्ट, एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स इज 5 lakhs, $10,000 50 रुपया करके। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, अच्छा होम कंजम्पशन नहीं है दोस्तों, वेयर हाउसिंग है। एंड BCD इज 15%।
द गुड्स वेर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस, गुड्स को हमने क्लियर करा वेयर हाउस से, उस दिन बीसीडी था 10% एंड रेट था 60। आईजीएसटी वगैरह है नहीं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो वैसे भी ऑलवेज लगता है। तो कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की। तो वेयर हाउसिंग की केस में रेट क्या लगता है दोस्तों, तो ड्यूटी रेट हमारी लगती है, ड्यूटी रेट टू बी मोर प्रिसाइज, ड्यूटी रेट जो हमारी लगेगी दोस्तों वो लगेगी हमारी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री की, यानी जिस दिन हमने उसको बाहर निकाला गुड्स को, तो यहाँ पे ड्यूटी रेट लगेगा एक्स बॉन्ड, यानी जिस दिन गुड्स बाहर निकला। गुड्स किस दिन बाहर निकला है, तो गुड्स जिस दिन बाहर निकला उस दिन रेट कितना है 10%, तो ड्यूटी रेट तो भैया होगा 10%। एक्सचेंज रेट की बात कर ले वेयर हाउसिंग में, तो है वेयर हाउसिंग में एक्सचेंज रेट लगता है इनटू बॉन्ड का, यानी जिस दिन हमने डाला समझ लो वेयर हाउस में वो वाला दिन, तो हमने डाला किस दिन वेयर हाउस में, हमने जिस दिन डाला है उस दिन जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है 50 रुपीज, तो हमें 50 रुपीज करके एक्सचेंज रेट लेना है। तो चलो ये तो आ गया, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। 5 लाख इंटू 50 रुपए एंड 10% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो 5 लाख आ गया, 50 ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लाख रुपए आ गए, यानी 10,000 इंटू 50 कर दिया। इसका हमने किया 10%, इससे हमें मिलेगा बीसीडी, इसमें 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी करना है, भूलना नहीं, ऑलवेज लगता है 10% और 10% एड ऑन करो तो 55,000, तो कितना होगा हमारा 55,000, 55,000 विल बी द टोटल ड्यूटी। अभी कस्टम्स स्टार्ट हो गया दोस्तों। कैलकुलेट फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया 10,000, एक्सपेंस अप टू द लोडिंग ऑफ द गुड्स बाय फॉरेन एक्सपोर्टर 12,000, पोस्ट इंपोर्टेशन कॉस्ट यानी इंडिया का खर्चा कभी भी लेते नहीं है। फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या होता है, यूएसए, याद है हमने जब पढ़ाई करी थी, अगर आपने नहीं देखा कस्टम का वीडियो देख लेना, 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो, पूरा कस्टम कवर कर लिया। कस्टम के हमने 4-5 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बनाए हैं, उस 12 क्वेश्चन में पूरा कस्टम कवर कर लिया, तो उसको छोड़ना नहीं। तो फ्री ऑन बोर्ड होता है तुम्हारा एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ एक्सपोर्टर 10,000 है, एक्सपेंस अप टू लोडिंग पोर्ट 12,000, यानी यूएसए की पोर्ट तक का खर्चा अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल कितना हमें लेना है 10,000 प्लस 12,000 कितना हो गया 22,000, तो आंसर क्या हो जाएगा 22,000, और इंडिया का खर्चा लेना ही नहीं है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग अंडर 10(2)(a), अगर 5,000 है, इफ एफओबी एंड इंश्योरेंस टोटल इज 5,000। ओके ठीक, तो हमें क्या लेना 5,000 इंटू 20%, सिंपल। यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, गलती दिया इन्होंने, थोड़ा बहुत गलत देते रहते हैं, कोई बात नहीं। 5,000 का 20% होता है हमारे पास फ्रेट के लिए, तो होगा हमारा $1,000, $1,000। नेक्स्ट आते 74 की तरफ दोस्तों। फाइंड आउट एसेसेबल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू निकालना है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री दिया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक का, यूएसए की पोर्ट तक का खर्चा 250, हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग, लोडिंग कहाँ करते हैं गुड्स का लोडिंग यूएसए में करते हैं, इंडिया में थोड़ी करेंगे, इंडिया में तो अनलोड होता है, 25। बाइंग कमीशन दोस्तों, बाइंग कमीशन को कभी भी ऐड नहीं करते हैं, कभी भी इसको ऐड मत करना। फिर फ्रेट चार्जेस अपने को दे रखा है, अच्छा पोर्ट दिया है मतलब वेसल से आने वाला है, एक्स फैक्ट्री प्राइस दे रखा है अपने को, कॉस्ट मतलब होता है एक्स फैक्ट्री है वेसल है, फ्रेट अपने को दे रखा है, यानी ये अपने को क्या दे रहा है दोस्तों, ये अपने को दे रहा है एक्स फैक्ट्री केस नंबर 1, याद है ना केस नंबर 1 है ये, हाँ जी। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स कितना है $5,000, चलो कॉस्ट कितना हो गया $5,000 की कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास 250 का यूएसए तक का खर्चा, ये ऐड करेंगे बिकॉज केस नंबर 1 चल रहा है, केस नंबर 2 जाता तो ऐड नहीं करते। फिर है यहाँ पे हमारा हैंडलिंग चार्जेस $25, ये भी ऐड करेंगे, केस नंबर 2 होता तो ऐड नहीं करते। अब ये हो गया ठीक, 10(1) का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 5,000 250 टोटल हो गया हमारे पास 5275। अब ये हो गया हमारे पास एडजस्टेड एफओबी, बिकॉज 10(1) में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 10(2) का एडजस्टमेंट है दोस्तों, 10(2) में हमें फ्रेट ऐड करना है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये गलती कर दोगे इंश्योरेंस मत भूलना। फ्रेट कितना, एक्चुअल फ्रेट अपने को दे रखा है, तो एक्चुअल फ्रेट ही ले लेंगे अपने $500, तो $500 का हमारे पास हो गया एक्चुअल फ्रेट। एंड इंश्योरेंस कितना होता है दोस्तों, जल्दी बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, कितना, वेरी गुड, 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, दैट इज 5275, ये गलती कर दोगे एंड
फंस जाओगे, क्योंकि उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 59.344 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं एक बार के लिए, या पूरा ही लिख लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। अगर लिख सकते हो पूरा तो ऑलवेज एग्जाम में पूरा ही लिखो, मार्क्स मिलते हैं। 5275 प्लस 500 प्लस 5934,375 आ गया। इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 45 रुपीज़ से। तो मल्टीप्लाई किया 45 रुपीज़ तो आ गया 2,62,545। और अगर गलती से तुमने इंश्योरेंस लेना भूल गए होगे ना तो ये आएगा, गलती कर दोगे। ठीक है, तो आंसर ये है 2,62,545। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो दोस्तों इसका, ले लो ले लो ले लो। डन, चलो आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट 75, मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए बाय एयर, एफओबी प्राइस इज 8,000, एक्सेसरी कंपल्सरली सप्लाई किया 2,000, लेना पड़ेगा। एयर फ्रेट दिया, इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है। लोकल एजेंट को कमीशन पे किया हमने रुपीज में 18,600 का। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहले एफओबी प्राइस अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 8,000, एक्सेसरीज का 2,000, कंपलसरी सप्लाई करा तो एक्सेसरीज को भी अपने इंक्लूड कर लेंगे, तो हो गया 8,000 2,000, कितना हो गया टोटल, $10,000। ओके, एयर फ्रेट वगैरह है इंडियन करेंसी, तो एक्सचेंज कर लेते हैं, 42 में कर लेते हैं। कितना, 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 10,000 इंटू 48 हो गया हमारे पास रुपीज़ में 4,80,000। हमें फ्रेट चाहिए, हमें इंश्योरेंस चाहिए। एयर से आ रहा है क्या, एयर से आ रहा है, तो एडजस्टेड एफओबी भी अपने को चाहिए, तो 10,1 भी अपने को चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले 10,1 निकाल के एडजस्टेड एफओबी ही निकाल लेते हैं। तो 10,1 हो गया हमारे पास कितना, कमीशन हमने पे करा 18,600 का, तो हमने ले लिया 18,600, तो 4,80,000 प्लस 18,600 हो गया हमारे पास 498,600 रुपीज़। ये हो गया हमारा एडजस्टेड एफओबी। अब 10-2 की बात करें, 10-2 में हमें चाहिए फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट कितना लेना है, या तो एक्चुअल या तो 20%। अब एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है 2,400 इंटू 48, तो 2,400 इंटू 48, एंड 20% अपने को ले लेना है एडजस्टेड एफओबी का। तो ये कितना होगा, तो साइड कर लिया जाए, तो 2,400 इंटू 48। कैलकुलेटर चला लो महाराज थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, हम लोग कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे, हम लोग कैलकुलेटर नहीं चलाते, चला लो थोड़ा सा। तो 2,400 इंटू 48 हो गया हमारे पास 1,15,200, एंड एडजस्टेड एफओबी 20%, 498,600 का 20% होता है 99,720, विच एवर इज लोअर, 99,720 इज लोअर। इंश्योरेंस की बात करें तो 1.125%। इंश्योरेंस दिया है क्या एक्चुअल, नहीं दिया, तो 1.125% अपने को लेना है। 1.125% अपने को एडजस्टेड एफओबी का लेना होता है। तो एडजस्टेड एफओबी कितना है हमारा, 498,600 इंटू 1.125%, तो ये हो गया हमारा 569.25। टोटल कर देंगे तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा हमारा 498,600 प्लस 99,720 प्लस 5,609.25। तो द आंसर इज 6,03,000 है ऑप्शन में, हाँ 6,03,929.2। दैट्स इट। देखा कितना आसान सा था, सिंपल सा एकदम। अब आते हैं डिटरमाइन द प्राइस टू बी टेकन फॉर कंप्यूटिंग डिडक्टिव वैल्यू। डिडक्टिव वैल्यू आता है हमारा रूल नंबर 7 में, MQP1 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने कर लिया। यहाँ पे हमें क्या लेना था, हाईएस्ट क्वांटिटी में गया है जो माल, वो वाला प्राइस अपने को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, सेलिंग प्राइस। तो हाईएस्ट क्वांटिटी में कितना गया, यहाँ पे 80 यूनिट है, 50 यूनिट है, 25 यूनिट है, 40 यूनिट है। तो 80 यूनिट हाईएस्ट है, उसका प्राइस कितना है, 90 रुपये। 80 यूनिट नहीं लेना, 90 रुपया लेना है, तो 90 रुपीज़। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था MQP1 में। कंप्यूटेड वैल्यू डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटेड वैल्यू मतलब क्या होता है पता है, कंप्यूटेड वैल्यू मतलब होता है कि अपने कंप्यूट करने वाले, कैसे कंप्यूट करेंगे कंप्यूटिंग वैल्यू, हम लोग यूएसए की फैक्ट्री का खर्चा, फिर फैक्ट्री से पोर्ट तक का लाने का खर्चा ऐड ऑन करेंगे, एंड इसमें 10-2 का एडजस्टमेंट करेंगे। इंडिया का कोई भी खर्चा ऐड ऑन नहीं होता है कंप्यूटेड वैल्यू में। तो यहां पे बोला गया कॉस्ट ऑफ मटीरियल या प्रोसेसिंग इन प्रोड्यूसिंग द इंपोर्टेड गुड्स, वहां का खर्चा है, ऐड कर लो। रीजनेबल प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्टर, जिससे माल मंगवा रहे हैं उसका प्रॉफिट ऐड कर लो, 10-2 ऐड कर लो। रीजनेबल प्रॉफिट बाय इंडियन इंपोर्टर, वो क्यों ऐड करेंगे भाई, इंडिया का खर्चा ऐड नहीं करना, तो इंडिया का खर्चा अपने ऐड नहीं करें।
ठीक है, पानी पी लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर shall have the power to raise doubt on the truth or accuracy of the declared value based on certain reason। तो रीजन क्या हो सकता है, या तो तुमने एबनॉर्मल डिस्काउंट दिया या तो तुमने स्पेशल डिस्काउंट दिया, इसकी वजह से एक पावर है प्रॉपर ऑफिसर के पास कि डाउट को वो रेज कर सकता है। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं हम 79 नंबर की तरफ दोस्तों, जिसमें ये वाला पार्ट मिसप्रिंट है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया इनके पास, ये नहीं आना चाहिए था। यहाँ क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज 1,10,000, लैपटॉप एग्जाम्प्ट होता है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं। पर्सनल इफेक्ट 60,000, ये तो एग्जाम्प्ट होता है। ड्यूटी फ्री अलाउंस इज 1 लाख, अब ये क्या बोल रहा है पता है दोस्तों, जीएफए, जीएफए 1 लाख, पर सर जीएफए तो 50,000 और 15,000 होता है ना। अब दिया है जो दिया क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन, महान क्वेश्चन, जो बोले सब सही, तो इसने जीएफए अगर 1 लाख बोला है तो 1 लाख ही अपने को लेना है, या तो आंसर मैच नहीं होगा। तो 1,10,000 अपने ले लेंगे पर्सनल कंप्यूटर का, पर्सनल इफेक्ट पे लगेगा नहीं। जीएफए इसने बोला 1 लाख रुपया ले लो, चलो ले लेते हैं 1 लाख रुपए का जीएफए, कितना आएगा 10,000, तो आंसर विल बी 10,000। क्यों मत पूछना, 1 लाख क्यों है वो मेरे को मत पूछना, वो बोला है तो लेना पड़ेगा। After visiting UK for 10 days, Mr. K brought to India laptop computer valued 76, कोई टैक्स नहीं। पर्सनल इफेक्ट 1,20,000, कोई टैक्स नहीं। पर्सनल कंप्यूटर 72,000, इस पे लगेगा। तो पर्सनल कंप्यूटर पे 72,000 का हम लेके आए और हमें पूछा क्या इसने, कस्टम ड्यूटी बता दो। तो 72,000 का जो हम कंप्यूटर लेके आए हैं, इसमें मेरे को 50,000 रुपया का जीएफए मिलेगा, जनरल फ्री अलाउंस अंडर रूल नंबर 4, रूल 4 में मिल जाएगा। तो 72 माइनस 50 हो गया 22,000, तो 22,000 नहीं, ड्यूटी पूछा है, गलती कर दोगे 38.5% कर देना। तो 22,000 का 38.5% हुआ हमारा 8,470। देखा ऑप्शन में 22,000 भी दिया, गलती मत कर लेना, पढ़ लेना क्या पूछा है, कस्टम ड्यूटी पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा। नेक्स्ट, करंट लिमिट ऑफ 1 लाख पर एनम ऑन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सैंपल एफटीपी का है। याद रखना यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हो गई है, लिमिट हो गई है 3 लाख रुपए की। 2010 में कितनी हो गई थी, 3 लाख रुपए की लिमिट हो गई थी। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, A gentleman passenger returning to India having resided abroad for more than 1 year shall be allowed for duty free clearance of jewelry, यानी रूल 5 बोल रहा है। रूल 5 में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इसको लिख भी लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। जेंटलमैन पैसेंजर कितना जीएफए तो मिलेगा ही मिलेगा, जीएफए में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा रूल 5 मिलेगा। तो जेंटलमैन पैसेंजर के लिए 20 ग्राम तक का सोना, वैल्यू कैप कितना होगा इसका, वैल्यू कैप आता है इसका 50,000 रुपए। एंड लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम सोना, वैल्यू कैप कितना है इसका 1 लाख रुपए का। तो कितना तक ला सकता है 50,000। अब ये क्यों लिखवाया, बिकॉज नीचे लेडी का भी पूछा है, लेडी का कितना है दोस्तों 1 लाख रुपए, लर्न भी कर लिया हमने। नेक्स्ट, अगर अब्रॉड में आप स्टे करते हो मोर देन 2 ईयर्स, तो ये MQP1 का क्वेश्चन है, कितना आपको मिल जाएगा 5 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा। MQP1 में हमने ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या कमिश्नर ऑफ कस्टम में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लाइसेंस कर सकता है किसको, प्राइवेट, पब्लिक या स्पेशल वेयर हाउस को, किस चीज के लिए, ड्यूटीएबल गुड्स के लिए। तो ड्यूटीएबल गुड्स के लिए हम लाइसेंस दे सकते हैं किसी भी प्राइवेट वेयर हाउस को ऑन बिहाफ ऑफ लाइसेंसी में बी डिपॉजिटेड, द प्राइवेट वेयर हाउस। ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अपना चैप्टर में। डैश ग्रांट द परमिशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और अदर ऑपरेशन इन बॉन्डेड फैसिलिटी, कौन ग्रांट कर सकता है, कमिश्नर ग्रांट कर सकता है। लर्न कर लेना बिकॉज ये MQP2 का क्वेश्चन है, MQP2 का भी यही क्वेश्चन, तो ये पूछ सकते हैं। तो ग्रांट करेगा परमिशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कमिश्नर ऑफ कस्टम कर सकता है बॉन्डेड वेयर हाउस में। एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन इन विच बॉन्डेड वेयर हाउस इज नॉट अलाउड, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं अपने, तो अपने पब्लिक एंड स्पेशल में नहीं कर सकते, प्राइवेट में अलाउड है। किस में अलाउड है, प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस में। पब्लिक बॉन्डेड एंड स्पेशल बॉन्डेड में अलाउड नहीं है, यानी बोथ A एंड B में अलाउड नहीं है। तो किस में अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस में अलाउड होता है।
नेक्स्ट, मैक्सिमम ड्रॉबैक कितना अलाउड होता है दोस्तों? 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस अलाउड होता है। कितना? 1/3, यानी कितना हो गया? 33%। 33% अलाउड होता है। Once dash is cleared for home consumption, the bond submitted by the importer gets automatically debited in custom automated system। तो ये MQP1 का क्वेश्चन है एंड इसका आंसर क्या होगा? बिल ऑफ एंट्री 1 का या 2 का, शायद दोनों में ही दे रखा है, ये 1 एंड 2 दोनों में ये वाला क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। इसके लिए क्या आपने को देखना है? बिल ऑफ एंट्री, वहां पे समझा दिया था। IIN भी तुम्हारा MQP1 का है। IIN मतलब क्या होता है? IIN मतलब होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? ये रहा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बस खत्म दोस्तों, खत्म खत्म खत्म, बस बस बस। Importer who intend to avail the benefit of exemption notification shall mention dash as indicated in sub rule 4 ऑफ कस्टम्स। वही IIN मेंशन करना है, उसी की बात कर रहा है। तो IIN से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट, अब कुछ लर्निंग का आएगा, अब यहाँ से आपको थोड़ा लर्न करना है। इंपोर्टर शैल सबमिट मंथली स्टेटमेंट ऑन कॉमन पोर्टल इन फॉर्म IGCR3 अपेंड टू दिस रूल बाई दिस डेज ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको करना पड़ता है 10 तारीख तक, 10 तारीख तक आपको करना पड़ता है फॉर्म IGCR3। तो IGCR3 आएगा 10 दिन, बस इतना लर्न कर। कितना लर्न करना है तेरे को? IGCR10, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लर्न करना। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट कैन नॉट एक्सीड इन लाइसेंसिंग ईयर 5 लाख। ये FTP का क्वेश्चन है, FTP का यूनिट 1 में तुमको मिलेगा 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू एडिशन DFIA के लिए, ये भी तुम्हारा इसका ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एडिशन होना चाहिए FTP में 20% का। नेक्स्ट, ओनली प्रोजेक्ट हैविंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 करोड़, उन्हीं को ही EOU बोला जाएगा। 1 करोड़ होना चाहिए कम से कम प्लांट एंड मशीनरी में। EOU मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। स्टेटस होल्डर, या FTP के सारे क्वेश्चन है। स्टेटस होल्डर शैल बी इंटाइटल टू एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्जेक्ट टू एनुअल लिमिट। यहाँ लगता है 1 करोड़ या 2%, इतना तुम बिना ड्यूटी दिए एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर तुम स्टेटस होल्डर हो। स्टेटस होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना, शॉर्ट नोट आता है। ₹1 करोड़ और 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर विच एवर इज लोअर। इसका एक एग्जाम्पल भी बुक में दे रखा है, तो उसको तुम देख लेना, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट, कंपनीज और इंडस्ट्रीज फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाउ मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ देयर एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। अगर तुम एक सेज हो ना, तो तुम वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 50%, यानी 50% ही मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बाकी को ऑफिस में आके काम करना पड़ेगा। इन केस डेवलपर सबमिट द प्रपोजल टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेज अप्रूवल, तो ये अप्रूवल कितने दिन के अंदर फॉरवर्ड कर देंगे बोर्ड को, यानी गवर्नमेंट बोर्ड को कितने दिन के अंदर फॉरवर्ड करेगी? 45 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर। एंड दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कितना हेल्प हो रहा है तुम CMA फाइनल वाले लोगों के लिए, जो मैं ये सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में भी बाकी और आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, बोर्ड DT एंड IDT के लिए। एंड MQP1 अपने 1 तो कर दिया, 2 कल अपलोड करेंगे, एंड DT IDT का MQP1 एंड 2 एक साथ अपलोड कर दूंगा। ट्राई करूंगा कल इवनिंग तक अपलोड करने का, ठीक है। चैनल, ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, तो थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट, when a cess supplier supplies when a cess supplies goods and services to DTA, यानी सेज से माल DTA में आ रहा है तो सेज को टैक्स नहीं देना होता है, सेज के लिए एग्जेम्प्ट होता है। बट DTA मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ये लोग जब सेज से माल लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस में DTA में क्या देना पड़ता है? RCM, IGST देना पड़ता है। तो IGST पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो दैट्स इट दोस्तों, यहां खत्म होता है दोस्तों हमारा MCQ IDT का CMA फाइनल के लिए। आशा करता हूं आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा इस वीडियो में।
मिलता हूं आप लोगों से MQP2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मन लगा के पढ़ाई करो दोस्तों, तुम लोग बहुत सही जा रहे हो। बस अपने कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखो एंड इसको बिल्कुल भी लूज नहीं करना। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, एंड बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सही तरीके से जा रहे हो तुम लोग। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव।